अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स का बी पार्ट करना है, दैट इज़ ऑक्सीडेशन। और प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका ए पार्ट किया था, दैट वाज द एडिशन। तो हमने किस किस चीज़ की एडिशन अल्कीन्स में पढ़ी है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिससे क्या बनता है? अल्केन्स। अल्कीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अल्केन्स। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स, alkenes are converted into alkyl halides, and addition of sulfuric acid is in fact addition of water, and alkenes are converted into alcohols. And addition of halogens, alkenes are converted into vicinal dihalides, and addition of hypohalous acid, alkenes are converted into halohydrons. तो ये सारे रिएक्शंस कौन से हैं जो कि हमने कल डिस्कस किए थे, एडिशन रिएक्शंस। तो आज हमारा फोकस किस चीज़ पे है? ऑक्सीडेशन। एंड व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज़ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन डिफरेंट मैनर से होगी और इसमें डिफरेंट कंपाउंड्स हमारे पास प्रिपेयर होंगे। फॉर एग्जांपल हम इसमें ऑक्सीजन की एडिशन पढ़ेंगे। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सिलेशन हाइड्रोक्सल ग्रुप से है। कंबस्टन आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भी कि व्हेन कंप्लीट कंबस्टन क्या होती है? व्हेन कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओजोनालिसिस, ओजोन के साथ रिएक्शन है। तो हमारा फर्स्ट रिएक्शन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किस चीज़ में हम ये पढ़ रहे हैं? अल्कीन्स में। तो आपको पता है कि हमने इसका सिंपलेस्ट मेंबर जो है ईथीन ले लेते हैं हर दफ़ा जितने भी हमने रिएक्शन किए हैं। मोस्टली कुछ में हम हायर मेंबर्स भी यूज़ करते हैं, तो लेकिन हम आमतौर पे सिंपल मेंबर से शुरू कर लेते हैं। ये हमारे पास ईथीन है। इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। एयर या ऑक्सीजन के साथ इसका मिक्सचर बनाते हैं और ये एक एटम ऑक्सीजन का इसके अंदर ऐड हो जाता है। जब ये मिक्सचर पास किया जाता है किस चीज़ से? कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं सिल्वर ऑक्साइड, Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। और आमतौर पे टेम्परेचर इसमें 300 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आती है? मिक्सचर ऑफ इथीन एंड ऑक्सीजन इज पास्ड ओवर सिल्वर ऑक्साइड एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है इसमें एक एटम ऑक्सीजन का ऐसे ऐड हो जाता है। तो ये यहाँ हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन्स। तो ये क्या चीज़ थी? ईथीन। तो ईथीन का कॉमन नेम क्या है? एथिलीन। तो हम इसे क्या कहेंगे? ईथीन या एथिलीन एपॉक्साइड। ठीक है, ईथीन। इन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? एपॉक्साइड्स, क्योंकि ये सिंपल ऑक्साइड्स नहीं बल्कि ये दोनों कार्बन के साथ एट ए टाइम अटैच है। तो इसी तरह अगर आपके पास कार्बन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? प्रोपीन और वन प्रोपीन। अब सोचिएगा, मैंने बहुत दफ़ा ये बात बताई है कि इसको हम वन कहते हैं या नहीं कहते। तो दिस इज़ प्रोपीन। जब हम इसमें ऐड करते हैं ऑक्सीजन, एक एटम ऐड होता है इसलिए हम इधर हाफ कर लेते हैं। तो अब हमारे पास इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? CH3 CH सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, CH2 जहाँ पे डबल बॉन्ड था इन दोनों कार्बन्स के साथ सेंटर में ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? प्रोपाइलीन एपॉक्साइड। इसका कॉमन नेम प्रोपाइलीन होता है ना, तो प्रोपाइलीन एपॉक्साइड, या आप इसको प्रोपीन एपॉक्साइड भी कह सकते हैं। तो कंडीशंस वही होंगी रिएक्शन की, सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमारे पास जो है वो एपॉक्साइड्स बनते हैं। हम इन्हें ऑक्साइड्स भी कह सकते हैं, लेकिन मोस्ट जो इसका क्या कहना चाहिए इसको कि जो कॉमन नेम होता है वो एपॉक्साइड्स हैं। तो ये इसकी हो गई ऑक्सीडेशन यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो अब हमने क्या करना है? इसका हाइड्रोक्सिलेशन। एज इट्स नेम इज इंडिकेटिंग हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सल ग्रुप से है हाइड्रोक्सिलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, या अगर यहाँ हम इकट्ठे लिख लेते हैं या ऐसे लिख लेते हैं, ये हम ओपन करके स्ट्रक्चर लिखते हैं, वो क्लोज स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, एक ही बात है। तो ये हमारे पास है CH2 ईथीन।
तो हाइड्रोक्सिलेशन क्या होती है? एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप्स। हाइड्रोक्सल ग्रुप कौन सा होता है? OH। ठीक है, तो जैसे हमारे पास दोनों कार्बन्स पे एडिशन होती है ना, तो इसलिए एक, जैसे हमने पिछले सारे एडिशन रिएक्शन में पढ़ा है कि एक एटम इधर ऐड हो जाता है तो एक एटम इस साइड पे, इसमें 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप्स ऐड होते हैं। तो इसमें हमने रिएजेंट्स कौन से लेने हैं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है? KMnO4। इसमें हमने पोटाशियम परमैंगनेट लेना है, KMnO4। तो पोटाशियम परमैंगनेट कितना लेना है? 1% ओनली। इधर लिखते हैं इसको, कितना? 1% सोल्यूशन लेना है आपने इसका, KMnO4 का। तो इसमें आपके पास इन द प्रेजेंट सोल्यूशन है वाटर में, ठीक है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या है? देखें इसको कि ये हमारे पास CH2, इस तरह हम लिख लें तो बेटर होता है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है। अगर वैसे भी लिख लें वो भी ठीक है। CH2 ये हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल था। अब क्या होना है इसमें कि ये एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? एक हाइड्रोक्सल ग्रुप और एक हाइड्रोक्सल ग्रुप आ जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे कंपाउंड्स आपको पता ना, जिसमें अल्कोहल, ये OH ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं अल्कोहल्स, और जिसमें 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप्स एट ए टाइम आ जाएं उनको हम कहते हैं ग्लाइकोल। ग्लाइकोल कौन से कंपाउंड्स होंगे? जिनमें 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप्स होते हैं उनको हम कहते हैं ग्लाइकोल। तो इसमें ये ग्लाइकोल बनता है, इथीन ग्लाइकोल, प्लस इसमें क्या बनेगा? मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो हम इसको बैलेंस कर लेते हैं कि ये 3 मॉलिक्यूल्स हम इसके लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स KMnO4 के, 4 मॉलिक्यूल्स वाटर के। ये 3 हमने लिए थे, 3 मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोल के बनेंगे। 2 हमारे पास मैग्नीज 2 है ना, इधर हमने 2 से बैलेंस किया हुआ है, 2 मैग्नीज डाइऑक्साइड बनेंगे। पोटाशियम भी 2 है तो 2 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोक्सिलेशन। जो आपने अभी एपॉक्साइड्स बनाए थे, जिसे आप इथीन ऑक्साइड भी कह सकते हैं, एपॉक्साइड भी, तो ये भी ग्लाइकोल के स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ होते हैं। आप देख रहे हैं ना कि अगर वाटर ऐड हो तो यहाँ पे क्या होगा? ये OH हो जाएगा और इधर भी एक OH आ जाएगा, ठीक है ना। तो एपॉक्साइड्स भी इसके स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ हो सकते हैं, लेकिन हम इस वक्त चूँकि रिएक्शन पढ़ रहे हैं ईथीन की, तो ईथीन इन द प्रेजेंस ऑफ 1% पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4, इसको हम बायर्स रिएजेंट भी कहते हैं। किसको? जो 1% सोल्यूशन होता है KMnO4 का, क्या कहते हैं उसको? बायर्स रिएजेंट। तो आपको पता है ना कि KMnO4 का जो कलर है वो पर्पल होता है, पिंक पर्पल सा कलर होता है इसका KMnO4 का। जब आप इसको ऐड कर देते हैं ईथीन में, तो ईथीन के साथ जब ये ऐड होगा तो इसका मॉलिक्यूल इसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी ना, तो इसलिए इसका कलर डिस्चार्ज हो जाएगा। यानी कि अगर पहले वो पर्पल कलर था उसका पर्पल कलर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि इस कंपाउंड जिसके साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं उसमें डबल बॉन्ड है, इसीलिए इसकी यहाँ पे एडिशन हो गई है। तो ये डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड के लिए भी यूज़ हो जाता है टेस्ट। बायर्स रिएजेंट डालते हैं, अगर उसमें अनसेचुरेशन होगी कंपाउंड में तो फिर वो कलरलेस हो जाएगा। इसी तरह जैसे हमने पीछे एडिशन ऑफ हैलोजन पढ़ा था ना, उसमें ब्रोमीन जो है ना, Br2, ब्रोमीन लिक्विड होता है, ब्रोमीन वाटर, और ये ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर में होता है। बिल्कुल इसी तरह जब आप इसको इथीन में डालते हैं और ये यहाँ पे ऐड हो जाता है ना, विसिनल डाइब्रोमाइड बनाता है, तो इसका ब्राउन कलर भी डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये भी अनसेचुरेशन चेक करने के लिए ब्रोमीन वाटर यूज़ करते हैं। अगर ब्रोमीन वाटर का ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो जाए, इट मीन्स कि ये उस कंपाउंड के अंदर ऐड हो गया है, यानी उसके अंदर से अनसेचुरेशन थी इसीलिए ऐड हो गया है। तो इसलिए ये रिएक्शन भी यूज़ होता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ अनसेचुरेशन। तो ये ब्रोमीन वाटर भी और ये बायर्स रिएजेंट जो है यानी कि 1% KMnO4, ये भी यूज़ होता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ अनसेचुरेशन। तो अब हमने करना है इसका कंबस्टन रिएक्शन। कंबस्टन क्या होता है? C2H4। देखिए हम इसको कितने मुख्तलिफ तरीक़ों से लिख लेते हैं। C2H4 इस तरह से, CH2
डबल बॉन्ड CH2। अब मैंने आपकी इतनी प्रैक्टिस करवा दी है, आई थिंक अब आपको हर तरह से लिखना आना चाहिए। ये भी ईथीन है, ये भी ईथीन है, लेकिन यहाँ हम हाइड्रोजन लिखेंगे तो ईथीन होगा, अदरवाइज़ यहाँ R आ जाएगा तो ये कोई और चीज़ भी बन सकती है, ठीक है। तो इसलिए ये भी ईथीन है। तो ईथीन का जब रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, तो मैंने बताया था कि क्या चीज़ बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कंबस्शन जो रिएक्शन है इसके प्रोडक्ट्स हमेशा क्या आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो आप इसको बैलेंस कर लें रिएक्शन को। केमिकल इक्वेशन जो हैं वो हमेशा हम बैलेंस्ड फॉर्म में लिखते हैं। इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। उस वक्त बैलेंस करने में बहुत टाइम लगेगा, जहन में थोड़ा सा रखते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं उस वक्त कि जैसे यहाँ 2 कार्बन है तो यहाँ 2 कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ 2 करेंगे तो 4 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्शन रिएक्शन। तो इसमें हमारे पास ये दोनों चीज़ें बनती हैं। जैसे अल्केन में कंबस्शन रिएक्शन का जो रिज़ल्ट है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनते हैं, प्लस उसमें कितनी ज़्यादा 891 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है। तो इसी तरह ये इसका ईथीन का और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर है ये भी बहुत एक्सप्लोसिव होता है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज़ होती है, ठीक है ना, कंबस्शन रिएक्शन में। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। तो ये हमारे पास है कंबस्शन। प्रोडक्ट्स इसके क्या आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जब क्योंकि ये कंप्लीट बर्निंग होती है। ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट डिफरेंट आ सकते हैं, जैसे यहाँ पे एपॉक्साइड्स आए हैं, ग्लाइकोल्स आए हैं, इसी तरह और भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स उसके हो सकते हैं। तो अब हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, ओजोनोलिसिस। व्हाट इज ओजोनोलिसिस? एज इट्स नेम इज इंडिकेटिंग ओजोन। व्हाट इज ओजोन? O3। व्हाट इज O3? ओजोन जो है इट इज़ एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। बहुत रिएक्टिव फॉर्म होती है ऑक्सीजन की। अगर हम इसका ओपन करके स्ट्रक्चर लिखें, ये ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक फॉर्म है, और अगर हम इसका स्ट्रक्चर ओपन करके लिखें, देखें ना ये 3O2 है, जो 2O3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको अगर हम ओपन करके लिखें, स्ट्रक्चर इसका ऐसे लिखेंगे। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। तो इसमें ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो इसका मतलब ये न्यूट्रल इसी फॉर्म में होगा। प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 हो जाए तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर उसकी वैलेंसी देखें, एक बॉन्ड बनाया हुआ है 1 होगी तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मिलके कैंसिल हो जाएंगे, तो इसीलिए O3 ओजोन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो ओजोनोलिसिस रिएक्शन जो है ये हम किस तरह से करते हैं कि अल्कीन का जो डबल बॉन्ड है उसके अंदर ओजोन का मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है। आपके पास है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। आपने इसमें क्या चीज़ ऐड करनी है, ओजोन, O3। पहले जब ये ऐड होता है तो आपके पास कार्बन कार्बन और यहाँ पे O यहाँ पे O, इस तरह वो O3 है ना, इसलिए 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इस तरह ऐड हो जाते हैं। यहाँ हमारे पास ईथीन है, ठीक है ना। हमने यहाँ पे हाइड्रोजन्स लिए हैं, इट मीन्स कि हमने ईथीन लिया है। तो ये जो हमारे पास आता है प्रोडक्ट इसका, इसको कहते हैं मुलओजोनाइड। मुलओजोनाइड मिलके क्या कह देंगे, मुलओजोनाइड यानी मुलओजोनाइड। लेकिन ये जैसे इसका नाम से भी लग रहा है कि ये कुछ अनस्टेबल सा कंपाउंड है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रीअरेंज होके ओजोनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ओजोनाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है ना। अब इसमें एक ऑक्सीजन ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, और बाकी 2, ये देखें ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि अगर ये भी यहाँ रहेगा तो इसकी वैलेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी कार्बन की। कितनी इसकी वैलेंसी होती है, कार्बन की वैलेंसी आपने कितनी रखनी होती है, 4।
तो अब ये आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये जो बॉन्ड था सिंगल वो नहीं होगा, ये आपके पास बनता है ओजोनाइड। मोलोजोनाइड पहले बनता है, वो अनस्टेबल होता है वो, और फिर ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, ओजोनाइड में। ठीक है, लेकिन ये जो आपके पास ओजोनाइड आता है ये स्टेबल तो होता है, लेकिन ये अभी हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है। अभी इससे भी आगे हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी। तो क्या प्रोडक्ट इसकी आती है कि ये इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कार्बन देख रहे हैं, ये कार्बन के साथ ये दो हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड ओ इसके साथ आ जाएगा, ठीक है, दो मॉलिक्यूल इसके बन जाएंगे, प्लस पहले वाटर से रिएक्शन होगा इसका, तो वाटर के साथ बनेगा H2O2। फिर ये जो वाटर, इसको कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड जिंक के साथ रिएक्शन करता है, तो ये बन जाता है जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर। यानी अगर आप देखें तो मेन रिएक्शन इसका जिंक के साथ ही होता है। तो ये ऐसे मीडियम के तौर पे यूज़ हो जाता है, लेकिन मेन इसका जो रिएक्शन है वो जिंक के साथ होता है। तो अब इसमें आपने ये देखना है कि हमारे पास प्रोडक्ट कैसे बना है। इसको एक दफ़ा दोबारा देख लें, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है इस सेंस में कि ये लोकेशन ऑफ द डबल बॉन्ड, ये आपके पोजीशन लोकेट करते हैं। किस चीज़ के लिए ये यूज़ होता है, फॉर द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड कहाँ पे है ये मैं आपको भी बताती हूँ। पहले आप ये सिंपल रिएक्शन देख लें कि जहाँ पे ये ईथीन का डबल बॉन्ड है वहाँ पे ये ओजोन ऐड होके मोलोजोनाइड बना लेता है। तीनों एटम्स एक ही साइड पे ऐड होते हैं। इसके बाद ये रीअरेंज होके दो एटम एक साइड पे हो जाते हैं, एक साइड पे हो जाता है, सेंटर वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अब देखें इसकी ब्रेक डाउन कैसे होती है। सिंपली आप देख लें, अगर आप इसको ये समझ लें कि जिंक, आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि इसका रिएक्शन जिंक के साथ कर दें, ठीक है। तो अगर इसका जिंक के साथ रिएक्शन करेंगे, ये देखें ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा। ये आप इसको देखें गौर से, ये हमने लिखा है यहाँ कार्बन का, ये हाइड्रोजन है ना इधर, तो ये दो हाइड्रोजन और ये वाला डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा ना, तो ये और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये ऑक्सीजन जिंक के साथ जाके जिंक ऑक्साइड बना लेता है। समझ आ गई ना। तो ये लोकेशन जो है डबल बॉन्ड की कैसे इससे पता चलती है हमें, तो ये हमें इस तरह से पता चलती है कि जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे ये जो है ओजोनाइड बनेगा और वहीं से ब्रेक डाउन होगी। अब इसको किसी एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप इसको करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ब्यूटीन है। आपको पता है कि ब्यूटीन दो किस्म की होती है। एक ब्यूटीन कौन सी है, 1 ब्यूटीन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसे क्या कहेंगे, 1-2 के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसे हम कहते हैं 1 ब्यूटीन। और इसके साथ ही हमारे पास दूसरी है 2 ब्यूटीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। इसमें देखें 1-2-3 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 2 ब्यूटीन कहेंगे। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम कह रहे हैं कि इससे पोजीशन लोकेट हो जाती है डबल बॉन्ड की, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें जो है वो 1 पोजीशन पे बॉन्ड था और इसमें 2 पोजीशन पे, वो हमें ऐसे पता चलेगी कि जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास ओजोनाइड कहाँ पे बनेगा। थोड़ा सा नीचे बनाते हैं ताकि इजीली देखें। इस साइड पे है CH3 CH2 C के साथ एक हाइड्रोजन है, ठीक है ना, इसको आप ऊपर लिख लें यहाँ पे। और ये जो डबल बॉन्ड था इसकी जगह पे क्या बन जाना है, O, और यहाँ पे इसके साथ ये 2 हाइड्रोजन हैं, और ये 2 ओजोन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं ना, तो ये 2 नीचे आ जाएंगे ऑक्सीजन। यही हमने उसमें बनाया था ना। तो आप देखें कि ये हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन वाला कंपाउंड था। इसकी ब्रेक डाउन ऐसे होगी कि 3 कार्बन एक साइड पे
और एक कार्बन एक साइड पे। तो उसमें हमारे पास प्रोडक्ट सेम आया था क्योंकि वो सिमेट्रिकल कंपाउंड था। ईथीन आपको पता ना, एक साइड पे भी CH2 है, दूसरी साइड। जब हमारे पास कंपाउंड सिमेट्रिकल होता है तो प्रोडक्ट एक ही आएगा। जब हमारे पास अनसिमेट्रिकल होगा तो दो आएंगे। अब देखिए इसमें दो कैसे आएंगे, इस साइड वाला पोर्शन जो है वो क्या बनाएगा, ये कार्बन, इसके साथ ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा, और एक साइड पे ये वाला हाइड्रोजन है और दूसरी साइड पे क्या है, CH2 CH3। इसको इकट्ठा करके लिख लें या ऐसे ही लिख लें तो ये इथाइल बनता है ना, दो कार्बन वाला जो है ग्रुप उसको इथाइल कहते हैं। तो ये तीसरा ये है कार्बन, तो इसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या चीज़ बनी है, 3 कार्बन वाला कंपाउंड जो है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपेनल। ये आगे आप इसमें जब नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे ना तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये जो है इसको हम कैसे नेम देते हैं। तो ये जहन में रखें, इस वक्त सिर्फ ये देख लें कि ये 3 कार्बन एक साइड पे हो जाएंगे क्योंकि ब्रेक डाउन इधर से हुई है। बस यहाँ सिर्फ C के साथ आपने डबल बॉन्ड बनाना है, बाकी दोनों चीज़ें जो साथ अटैच हैं। इस साइड पे आप देख रहे हैं ना, दोनों हाइड्रोजन्स थे, तो इसलिए कार्बन का क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, और ये दो इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है। एक कार्बन वाले एल्डिहाइड को क्या कहते हैं, ये एल्डिहाइड्स है ना जिसमें कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है और एक कम से कम एक साइड पे हाइड्रोजन हो, जैसे इसमें एक साइड पे हाइड्रोजन है, इसमें दोनों पे हाइड्रोजन है। इसको हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, और इसको कहते हैं प्रोपेनल्डिहाइड, प्रोपेन से, ठीक है। तो अब हमें देखें ना, दो प्रोडक्ट्स हमारे पास आए हैं, फॉर्मेल्डिहाइड एक कार्बन वाला और इसमें 3 कार्बन वाला, ठीक है ना, 1 2 3। अब इसको देखें, जब हम इसे करेंगे, अब आपको अगर ये वाला समझ आ गया है तो कैसे कहना है कि ओजोनाइड कहाँ बनेगा, इस पोजीशन पे। इसका मतलब है कि इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच में ओजोनाइड बन जाएगा, और ये वाला कार्बन, इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, CH2 CH, सिंपली CH इसके साथ है क्योंकि ये दो इधर है और एक इधर है, तो इसके साथ एक हाइड्रोजन है और एक क्या है, CH2। एक ये CH2 है और एक इसके साथ CH है, इसके साथ भी एक ये H है और एक इसके साथ CH3 है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, अब देखें ये हमारे पास ओजोनाइड बना है। अब इसकी ब्रेक डाउन कैसे होनी है कि ये इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, यानी अब इसका देखें, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है। अब चूंकि ये कंपाउंड सिमेट्रिकल था, यानी जो स्ट्रक्चर इस साइड पे था वही स्ट्रक्चर इस साइड पे था, इसलिए इसमें दोनों मॉलिक्यूल सेम बनेंगे, CH3 और C और उसके साथ हाइड्रोजन डबल बॉन्ड हो, इधर भी वही बनेगा उधर भी, यानी ये 2 मॉलिक्यूल इसके बनेंगे। इसमें एक मॉलिक्यूल ये बना था और दूसरा ये बना था। तो इस तरह से आपके पास देखें, जब आपको पता चल जाएगा कि ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड बना है और ये 1 कार्बन वाला, तो आप ये कह सकते हैं कि ये 3 और 1, यानी कि 3 और 1 कार्बन के बीच में अनसैचुरेशन थी। यहाँ आप बताएंगे कि 2 कार्बन वाला कंपाउंड बना है, इसका मतलब है कि 2 कार्बन के बाद अनसैचुरेशन थी, ठीक है। तो इसी तरह आप और एग्जांपल्स भी इसकी ले सकते हैं और उसको सॉल्व करके बता सकते हैं कि किस तरह आप पोजीशन लोकेट करेंगे। देखें ना, अब हेक्सीन है, हेक्सीन 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाला कंपाउंड है। अब देखें, ये 1 हेक्सीन भी हो सकता है, ये 2 हेक्सीन भी हो सकता है, 3 हेक्सीन भी हो सकता है, 4 नहीं हो सकता क्योंकि हम फिर इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2, फिर अगेन ये 2 हो जाएगा। ये कितने इसमें हो सकते हैं, 1 हेक्सीन, 2 हेक्सीन एंड 3 हेक्सीन। अब हमें क्या पता कौन सा हेक्सीन है, तो हमें कैसे पता चलेगा अगर हम ओजोनालिसिस करेंगे। अगर तो 1 हेक्सीन हुआ तो ब्रेक डाउन यहाँ से होगी, यानी 5 कार्बन एक साइड पे, 1 कार्बन एक साइड पे, समझ आ गई ना। और अगर ये 2 हेक्सीन था, ये नहीं था, तो फिर ब्रेक डाउन ऐसे होगी कि 2 कार्बन एक साइड पे और 4 कार्बन एक साइड पे, ठीक है। और अगर यहाँ पे हुआ, ये सिमेट्रिकल हो जाएगा, 3 इधर 3 इधर, तो दोनों 2 मॉलिक्यूल सेम 3 कार्बन वाले बनेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे हुआ तो फिर तो ये वही चीज़ आ जाएगी दोबारा से। तो 3 कंपाउंड्स जो हैं डिफरेंट किस्म के ये दे सकता है
1 हेक्सीन और प्रोडक्ट देगा, 2 हेक्सीन और देगा और 3 हेक्सीन और प्रोडक्ट देगा। तो इससे हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन पता चल जाएगी कि जहाँ से ब्रेक डाउन होगी हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट था। तो इसको हम कहते हैं ओजोनोलिसिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसका, और ये अक्सर एग्ज़ाम में भी आता है, और इसमें हम ये पूछा जाता है कि किस तरह आप पोजीशन लोकेट करेंगे। इसलिए आपने एग्जाम्पल देनी है, वो ब्यूटीन की दे दें, हेक्सीन की दे दें, तो कोई ना कोई एग्जाम्पल आपने इसकी देनी है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये सारे रिएक्शंस हो गए हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सिलेशन यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, कंबस्शन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनते हैं, ओजोनोलिसिस जिसमें ओजोन ऐड होती है, और आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो हैं वो आते हैं प्रोडक्ट्स में। तो अब हम इसमें क्या करें, तो अब हमने इसमें पॉलीमराइजेशन करना है। तो पॉलीमराइजेशन, व्हाट इज पॉलीमराइजेशन? स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यूनाइट टू फॉर्म पॉलीमर्स। अब जो हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल इसमें हम कौन सी एग्जांपल ले रहे हैं, ईथीन की। तो ये हमारे पास ईथीन जो है, ये स्मॉल मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो सिंपलेस्ट है, जिसमें डबल बॉन्ड है। तो ये डबल बॉन्ड अनसेचुरेशन है ना, तो ये बॉन्ड ब्रेक होके और मॉलिक्यूल्स को ऐड कर सकता है। तो इसलिए जो हमारे पास सिंपलेस्ट यूनिट होता है उसे हम कहते हैं मोनोमर। मोनो मीन्स 1, तो ये मोनोमर होगा। ये मोनोमर जो हैं ये यूनाइट होके क्या बनाएंगे, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं तो हम उसे कहते हैं पॉलीमर। पॉली मीन्स मैनी। जब बहुत सारे यूनिट्स मिलके एक लॉन्ग चेन बना देते हैं, कंपाउंड बना देते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलीमर। तो मोनोमर सिंगल यूनिट एंड पॉलीमर जिसमें बहुत सारे यूनिट्स इकट्ठे हो जाएं। देखिए, अगर 2 यूनिट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उसे कहते हैं डाइमर, और अगर 3 यूनिट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उसे कहते हैं ट्राइमर, और हमारे पास 4 यूनिट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उसे कहते हैं टेट्रामर। तो प्रोसेस को क्या कहेंगे, डाइमराइजेशन, ट्राइमराइजेशन, टेट्रामिराइजेशन, और यहाँ हमने सीखा है पॉलीमराइजेशन। आई थिंक समझ आ गई होगी। सिंगल यूनिट को हम मोनोमर कहते हैं, और उससे जो मिलके बड़ा प्रोडक्ट बनता है मैक्रो मॉलिक्यूल, यानी कि बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है, इसलिए हम उसे क्या कह देते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल। तो मैक्रो मॉलिक्यूल जो बनता है उसको हम कहते हैं पॉलीमर। फॉर एग्जांपल आपके पास है ईथीन। अब अगर ईथीन के बहुत सारे यूनिट्स इकट्ठे हो जाएं, हम इसको एन लिख देते हैं। एन इज़ एनी नंबर, 500 हो सकता है, 600 हो सकता है, 1000 हो सकता है। तो ये जब यूनाइट होते हैं एट हायर टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और इसमें 1% जो होती है ना, 0.1% ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की स्मॉल अमाउंट इसमें होती है। तो ये इतने हायर टेम्परेचर पे और प्रेशर पे ये जो है मोनोमर यानी ईथीन के मॉलिक्यूल्स आपस में यूनाइट होके लॉन्ग चेन्स बना लेते हैं। कैसे यूनाइट होंगे, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। देखें, ये कार्बन के साथ CH2 है ना, तो ये बॉन्ड डबल था जो सिंगल हो जाएगा, और इस साइड पे चेन आगे चलती जाएगी। यानी इसका मतलब है कि ये ऐसे आगे CH2 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 चलती जाएगी। हम इसको यूं, अगर हमने यहाँ n लिया था ना, तो हम यहाँ n लगा देते हैं, यानी इससे आगे यानी n नंबर्स इस तरह होंगे। अगर ये 500 था तो ये 500 यूनिट्स होंगे, इसमें इतनी लंबी चेन होगी। तो जो हम नंबर लेंगे वो हम इधर लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका पॉलीमर बन गया है, क्योंकि हमने ये किस चीज़ से बनाया है, ईथीन से। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, पॉलीमर में पॉलीईथीन। आप लोग कहते हैं कि ये पॉलीथीन बैग है, ये कॉमन वर्ड जो यूज़ होता है, अक्सर लोग कहते हैं पॉलीथीन बैग्स। उस वक्त तो शायद आपके जहन में ना हो, लेकिन अब आपको समझ आ रही है कि पॉलीथीन क्या है। वो इनफैक्ट पॉलीईथीन है, जिसको कि सिंपली क्या कह देते हैं, पॉलीथीन। तो अब पॉलीथीन जो है ये एक प्लास्टिक टाइप मटेरियल होता है। आपने देखा ना पॉलीथीन बैग्स, आप शॉपर्स जो हैं उनको कहते हैं। तो इस तरह से ये वाला बनाने में यूज़ होते हैं पॉलीथीन। ये जो हम ईथीन से बनेगा पॉलीमर, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीईथीन। ठीक है, और सिंपली क्या कह देते हैं, पॉलीथीन। तो आमतौर पे तो ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे होते हैं,
रिएक्शंस, लेकिन अगर हम इसे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करें तो इसमें जिस तरह होता है ट्राई C2H5 क्या चीज़ है, इथाइल, ठीक है। तो ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, जैसे एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड नहीं होता AlCl3, उसी तरह आप उसके साथ अगर याद रखने के लिए Al इस साइड पे लगा दें, AlCl3 होता है ना, तो यहाँ क्या है, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, टाइटेनियम Cl4 टेट्राक्लोराइड, ये कैटलिस्ट मिक्सचर है ये कैटलिस्ट का। अगर हम इसकी प्रेजेंस में पॉलीथीन बनाएं तो वो इससे भी गुड क्वालिटी की बनती है, ठीक है ना। तो ये जो कैटलिस्ट हैं ट्राइथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इसको जिगलर नेटा कैटलिस्ट भी कहते हैं, जिगलर साइंटिस्ट के नेम पे जिन्होंने इसको पहले बताया था कि ये इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन इजीली और अच्छी क्वालिटी का पॉलीथीन हमारे पास प्रिपेयर होता है, तो ये इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन और ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ये है पॉलीमराइजेशन, ये हमने इसका थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ी है एल्कीन्स की। तो अब हमने सारे इसके रिएक्शंस पढ़ लिए हैं, कौन कौन से एडिशन रिएक्शन है मेन टाइप्स, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, एंड नंबर 3 पॉलीमराइजेशन है। तो अब हमने लास्ट में क्या देखना है, यूजेस ऑफ ईथीन। सबसे पहला यूज़ तो जो आपने अभी पढ़ा है इसी से देखें, क्या यूजेस हैं इसके, पॉलीथीन जो कि इनफैक्ट क्या है, पॉलीईथीन, यानी ईथीन से बना हुआ है, पॉलीईथीन पॉलीमर है ये। जैसे आप कहते हैं पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक, ये बैग्स, टॉयज़, केबल्स, बॉक्सेस एट्सेट्रा। आपको पता है कि प्लास्टिक से कितनी चीज़ें बनी हुई हैं, अगर प्लास्टिक को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें तो आधी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। हर चीज़ घर में गौर करें कितनी चीज़ें प्लास्टिक से प्रिपेयर हैं। तो ये एक तो इसका यूज़ ये हुआ कि ये डिफरेंट किस्म के जो हैं ये पॉलीथीन प्लास्टिक जो है इससे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जाती हैं। और नंबर 2 क्या है कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में यूज़ होता है। आपको पता है ना कि फ्रूट्स आमतौर पे दरख्तों से हम कच्चे उतार लेते हैं, फिर उसको बाद में पकाते हैं, तो ये उस पर्पज़ के लिए, उसके राइपनिंग के लिए ये फ्रूट्स की यूज़ होता है, ठीक है। और नंबर 3 फ्रूट्स की राइपनिंग के लिए यूज़ होता है। नंबर 3 ये एनेस्थीसिया के तौर पे यूज़ होता है, ठीक है। तो एनेस्थीसिया यानी एनेस्थेटिक मटेरियल के तौर पे यूज़ होता है, एनेस्थेटिक जिसको हम कहते हैं, यानी ये जैसे ऑपरेशंस वगैरह करते हैं उसमें जो है पेशेंट्स को बेहोश करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये एक एनेस्थीसिया के तौर पे भी यूज़ होता है। और ये 3 यूजेस आई थिंक आपको समझ आ गए हैं। ये तो सिंपल हैं कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, एनेस्थीसिया के तौर पे, पॉलीथीन प्लास्टिक से मुख्तलिफ़ चीज़ें बना के। और एक इसका इंटरेस्टिंग यूज़ क्या है, इंटरेस्टिंग कह लें या ये कह लें कि इसका हॉरिबल यूज़ के वर्ल्ड वॉर, पहली जंग अज़ीम जिसे कहते हैं वर्ल्ड वॉर 1 में, इससे एक गैस बनाई गई थी जिसको कहते थे मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड आपको पता है ना, राई को कहते हैं, इसको मस्टर्ड गैस इसलिए कहते थे क्योंकि इसकी जो ऑर्डर है, स्मेल है, वो राई से, मस्टर्ड से रिजेंबल करती है, तो इसलिए इसको कहते थे मस्टर्ड गैस। अब ये गैस इसका क्या यूज़ वो करते थे पहली जंग अज़ीम में, इसका जो है उन्होंने क्या यूज़ किया कि ये एक हाईली बॉइलिंग लिक्विड है। इनफैक्ट कहते हैं हम इसको गैस है क्योंकि गैस लगती है, जैसे आप बारीक सी फुहार पानी की डालें तो वो कैसे नहीं लगता जैसे गैस है, तो इस तरह ये बहुत ही जो है इसकी बारीक सी फुहार पड़ती है, लेकिन वो हाईली बॉइलिंग लिक्विड होता है जो हर तरफ डिस्पर्स हो जाता है, और जिसके ऊपर वो गिरता है उसके बॉइल्स बन जाते हैं, यानी कि ये बड़ा ब्लिस्टर्स जिसको आप कहते हैं, छाले टाइप, ठीक है। तो जहाँ पे ये गिरता था वहाँ पे बड़े बड़े ब्लिस्टर्स से बन जाते थे, और ये बहुत ही यानी डेंजरस किस्म का एक मटेरियल था जो कि जंग में इस्तेमाल किया था, ठीक है ना, अपने एनिमीज़ की के लिए, ठीक है ना। इसलिए तो अब इस हमने देखना ये है कि ये कंपाउंड बना कैसे था। ये भी CH2 ईथीन, इसके साथ रिएक्शन किया था S2Cl2 का।
जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या चीज़ बनती है, ये सल्फ़र है, ठीक है ना, सल्फ्यूराइल क्लोराइड इसको कहते हैं। CH2 CH3 एक साइड पे, CH2 CH3 दूसरी साइड पे, और आप सल्फ़र, और इसमें हमारे पास ये दो क्या हैं, क्लोराइड्स, ठीक है। तो ये CH2, ये CH2, एक CH2 इधर आ गया, एक CH2 इधर आ गया, एक क्लोरीन इधर आ गया, एक क्लोरीन इधर, एक सल्फ़र बच गया। तो मस्टर्ड गैस जो है उसका ये फॉर्मूला है। हम मस्टर्ड गैस तो इसको कहते हैं। अब हम इसका नेम लिखेंगे कि इसका नेम क्या है इनफैक्ट। तो नेम आप देखें, इसको हम लिखेंगे, अगर नंबरिंग हमेशा अगर हमने इस साइड से शुरू करनी है, क्योंकि ये साइड एक लेते हैं, तो ये 1 2, अब ये भी इधर से ही कर सकते हैं, तो लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, 1 2 कह देंगे। तो अब ये हमारे पास क्या आएगा, 2 पे क्लोरो अटैच है, 2 पे हम इसे कहेंगे 2 2। अब 2 क्लोरो हो गए ना, एक ये और एक ये, तो हम इसे कहेंगे 2 डाइक्लोरो। आगे क्या है, इथाइल से ही है ना, अगर हाइड्रोजन रिप्लेस करके Cl आएगा ना, पहले मैंने CH3 लिखा था यानी इथाइल, तो उसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस करें, Cl लगा दें, तो फिर ये क्या इथाइल बन गया ना, डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड, ये वाला, ये इसका साइंटिफिक नेम है। मस्टर्ड गैस वैसे से कहते हैं कॉमन नेम में, तो 2 डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड, ठीक है। तो अब समझ आ गई है, ये इसका हमने 4th यूज़ पढ़ा है कि ये वर्ल्ड वार 1 में किस चीज़ के लिए यूज़ की गई थी, फॉर द प्रेपरेशन ऑफ मस्टर्ड गैस, जो कि एक वेसिकेंट था, यानी कि जो ब्लिस्टर्स जिससे बन जाते हैं, बहुत ख़तरनाक किस्म का बॉइलिंग लिक्विड था। तो अब इसका जो लास्ट यूज़ है, 5th वन कह लें उसको, अब उसमें सारे आ जाते हैं कि ये स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ होता है। किस किस चीज़ के लिए, देखें ना, स्टार्टिंग मटेरियल वो होता है जिससे हम रिएक्शन शुरू करते हैं। तो अब आपने देखा है कि आप एडिशन ले लें, एडिशन में ईथीन में आप हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो अल्केन्स बन जाता है। ईथीन में अल्कीन्स में आप, मैंने पहले भी जैसे बताया है कि इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड ऐड करते हैं तो अल्काइल हेलाइड बन जाता है। क्लोरीन ऐड करते हैं तो विसिनल डाइहेलाइड्स बन जाता है। हाइपोहेलिस एसिड यूज़ करते हैं तो हाइलोहाइड्र, तो यानी इससे अल्कोहल्स बन जाते हैं एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में। तो इससे कितनी किस्मों के कंपाउंड आप देखें, हाइड्रोक्सीलेशन में ग्लाइकोल बन जाते हैं, इसमें एपॉक्साइड बनते हैं, कंबस्चन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनते हैं, ओजोनोलिसिस में हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स जो है इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इससे बहुत सारे केमिकल्स हम बनाते हैं, जिसमें से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो इथाइल हेलाइड्स एंड इथाइल अल्कोहल्स टाइप हैं। तो जो आप ग्लाइकोल्स कहते हैं ना, अभी हमने पढ़ा था ग्लाइकोल। व्हाट वाज ग्लाइकोल, जिसमें ईथीन के साथ CH2 के साथ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे, उसको हमने कहा था दिस इज़ ग्लाइकोल, ठीक है। तो ये ग्लाइकोल्स जो होते हैं ये एंटी फ्रीज के तौर पे भी यूज़ होते हैं। आपको पता है ना, गाड़ियों में के इंजन वो जो होते हैं उसमें वाटर यूज़ करते हैं एंटी फ्रीज के तौर पे। अब आप देखें, अगर आप वाटर यूज़ करते हैं तो इसमें वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 0, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100, तो वो लिमिट बहुत थोड़ी हो जाती है। लेकिन अगर इसमें हम ग्लाइकोल टाइप चीज़ें ऐड कर देते हैं तो ये 0 से नीचे तक जाके भी ये लिक्विड रहता है, यानी कि ठीक है ना, फ्रीज़ नहीं होता, और 100 से ऊपर तक भी लिक्विड रहता है, गैस नहीं बनता। वाटर तो जो है वो 0 से ये 100 पे बॉयल होना शुरू कर देता है, इसका मतलब है गैस बन जाता है, और यहाँ पे क्या बन जाता है, सॉलिड। लेकिन जब हम इसमें ग्लाइकोल यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं एंटी फ्रीज़। तो एंटी फ्रीज़ क्या करता है, यानी कि ये जल्दी फ्रीज़ भी नहीं होने देता और जल्दी बॉयल भी नहीं होने देता। इस तरह
उसका लिक्विड रेंज बढ़ा देता है। गाड़ियों में जो हम वाटर यूज़ करते हैं उसके लिए उसमें ये उसका रेंज को जो है उसकी लिक्विड रेंज को बढ़ा देता है, जिसको हम कहते हैं एंटी फ्रीज। ठीक है, तो ये थे ऑल द यूजेस ऑफ ईथीन्स। तो इसमें हमने मोस्टली ईथीन को डिस्कस किया क्योंकि आपने देखा कि हमने ज़्यादा कंपाउंड्स और ज़्यादा रिएक्शंस ईथीन के रेफरेंस से ही किए थे। तो बाकी जो हैं इसी तरह इसके बाकी कंपाउंड भी सारे इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने क्या किया है। आप लोगों ने अल्केन पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था कि आपके एक्सरसाइज में से तकरीबन 13 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हमने अल्कीन्स की जो है प्रेपरेशन भी पढ़ ली है और उसके अल्कीन्स के तमाम रिएक्शंस भी पढ़ लिए हैं। तो अब तकरीबन आप लोग इसके 21 क्वेश्चंस जो हैं वो आप इजीली कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 तक। अब ये आपने जहन में रखना है। अब आपने एक्सरसाइज जो है क्वेश्चन नंबर 21 तक आप का सिलेबस कवर हो गया है, यहाँ तक आप कर सकते हैं। आपने कॉपी पे अगर नहीं की तो आज से शुरू कर दें, क्योंकि ये आपकी कॉपीज़ किसी भी टाइम चेक हो सकती हैं। तो आपने एक नोटबुक जो बनाई है उसके ऊपर आपने जो क्वेश्चंस MCQs वगैरह हैं वो रहने दें, जिसमें ये रिएक्शंस यूज़ होते हैं। तो ये आपने सिर्फ फर्स्ट 3 क्वेश्चन छोड़ के, जिसमें MCQs हैं और ट्रू फॉल्स हैं और फिल इन द ब्लैंक्स हैं, बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपने कॉपी पे सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 21 तक कवर हो गए हैं। अगले 2 लेक्चर्स में आपके सारी एक्सरसाइज आ जाएगी। तो ये सारे रिएक्शन एक्सरसाइज में वही हैं जो आपने अपने पूरे चैप्टर में पढ़े हैं, अल्कीन में पढ़े हैं, अल्कीन में पढ़े हैं। आप जब एक्सरसाइज करेंगे तभी आपकी अच्छी जो है वो प्रेपरेशन होगी, आपको याद होगा कि ये हमने कहाँ पढ़ा है। इसकी प्रैक्टिस करें, लिख के करें बार बार, और बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। ये बेसिक चैप्टर है जिसमें कि आगे सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस पे बेस करती है। बहुत अच्छी प्रेपरेशन करें। अल्लाह हाफिज़।